गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और हम तैयार हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो हैं अनुसूचियां और भारतीय संविधान में दिए हुए भागों को पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि टोटल कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में तथा 25 भाग हैं। उन्हीं में से आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, वो जो 25 भाग हैं वो कुल 365 अनुच्छेदों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम अनुच्छेदों को भी पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, एक सेकंड, 7वीं अनुसूची है, ये क्या है? इसमें संघ सूची मिलेगी, राज्य सूची मिलेगी और समवर्ती सूची मिलेगी। इसमें बटी हुई है, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, संघ सूची की बात कर लेते हैं पहले। मूल रूप से इस सूची में कितने 97 विषय थे जब ये बनी थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 100 विषय हैं, जैसे कि रक्षा, सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ, रेल, वायुमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग, डाक, टेलीफोन, जनगणना, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब संघ सूची के विषय हैं। अब आते हैं राज्य सूची में। मूल रूप से राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 विषय थे जब ये बनी थी, परंतु वर्तमान में विषय घट के रह गए हैं 61। और इसमें कुछ विषय हैं जैसे कि लोक व्यवस्था, रेल, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, अस्पताल, स्थानीय शासन, बाजार, मेला, कृषि, ये सब। आगे आती है समवर्ती सूची। ये रही समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसकी मूल सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में कुल 52 विषय हो गए। और इसमें जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता हो गई, दंड विधि संहिता, वन है, शिक्षा है, बाट है, नाप तोल है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, ये सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कहाँ है, यहाँ पे आ गए हम। अब हम आ गए हैं प्रमुख अनुच्छेदों पर। एक सेकंड, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, ये रहा। ठीक है, अनुच्छेदों की बात करने वाले हैं हम। तो जिस समय बहुत सारे अनुच्छेद हैं, इसलिए समय को ज़ाया नहीं करते हुए हम सीधे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद पहला रिलेट करता है संघ का नाम और संघराज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद दूसरा नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद तीसरा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंध है। और अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दे रखे हैं। अच्छा, इसमें मेन बात है कि इसमें जो कट ऑफ डेट डिसाइड की गई थी वो की गई थी 19 जुलाई 1948। ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं, उन सबको नागरिकता संबंधी प्रावधान इसमें दे रखे हैं। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 7 पढ़ते हैं। इसमें है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसमें कट ऑफ डेट याद रखनी है, 1 मार्च 1947। इसका मतलब है कि 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग पाकिस्तान को चले गए हैं वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 18 ये भी भारतीय मूल के जो लोग होते हैं उनकी नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 8 था वो, अब है अनुच्छेद 9। ये है विदेशी राज्य की नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति स्वयं है, ठीक है, स्वयं से अर्जित कर ले तो उस व्यक्ति को की नागरिकता नहीं रहेगी, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब है अनुच्छेद 11। ये क्या कह रहा था कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। इससे कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान किए जाने हैं वो भारत की संसद ही कर सकती है। ठीक है, अब नियम कौन बना सकती है? भारत की संसद, नागरिकता संबंधी सारे नियम। इसके बाद हमने जो है मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व को छोड़ दिया है।
क्योंकि इसके लिए अलग से टॉपिक बनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं संघ, भाग 5 है ना, भाग 5 पे हम लोग आ चुके हैं। संघ, इसमें अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति पद की बात कही गई है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ का कार्यपालिका प्रमुख माना गया है, कहा गया है कि जो राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका प्रमुख होगा। आगे कहाँ है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है, वो प्रोसेस क्या है जिससे राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना है। और अनुच्छेद 56 ये राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 57 हो गया या 57 ठीक है, क्या है ये 57, याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। 61 अनुच्छेद 63 जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति पद की बात करता है। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये बोलता है। पदेन सभापति का मतलब है पद से सभापति, है ना। कोई भी व्यक्ति उस पद पर होगा वो ऑटोमेटिकली सभापति हो जाएगा, इलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 65 है राष्ट्रपति के पद पर अवकाश के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 65 में दिया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति छुट्टी पर है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्य को संभालेगा, तथा इस दौरान जो सुविधाएं रहेंगी, जो पैसे मिलेंगे, वो उसको उपराष्ट्रपति के पद वाले ही मिलेंगे। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति के पद वाले ही मिलेंगे, क्योंकि जो पद संभाल रहा है उसी पद से संबंधित सारी सुविधाएं और वेतन भत्ते सभी उसी से संबंधित मिलेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में बात करता है। 67 के बाद यहाँ आ गया 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति की बात कही गई है। सीधे कोई पूछ ले कि यार राष्ट्रपति किस अनुच्छेद द्वारा क्षमा कर सकता है, तो अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद को गठित किया गया है, वो 74 के तहत। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 79 संसद के गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा। अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा। कौन सी सीटें? लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें हैं उनका पुनः समायोजन किया जाएगा। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र अवसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। और अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति से संबंधित है। उसके 4 अंक बाद 93 ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। इनकी ट्रिक और आगे बताएंगे आपको, भाई बहुत सारे ट्रिक्स से ईजीली सॉल्व हो जाते हैं, आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष को उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, या कोई भी हो सकता है दोनों में से। ये जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वो पीठासीन नहीं रहेगा, मतलब जो सदन है उसको वो नहीं चला सकता, उसकी पीठ पर नहीं बैठ सकता, ठीक है, पीठासीन नहीं रहने का। अनुच्छेद 99 इसमें सदस्यों द्वारा शपथ का प्रारूप दे रखे हैं। अनुच्छेद 100 गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब क्या हुआ? ये होती है 1/10। कोई भी सदन चलाने के लिए उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होना जरूरी है। इतना होगा तभी सदन चलेगा, अन्यथा सदन उस दिन नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 102 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। 111 विधायक कहाँ आएंगे? यहाँ विधेयक आएंगे, यहाँ सारी बातें विधेयकों पे हो रही हैं, ठीक है।
क्या हो जाएंगे? विधेयक। विधेयकों पर अनुमति देने से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। और अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 112 ये आ गया। अनुच्छेद 115 ये है अनुपूरक, अतिरिक्त व अधिक अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यय अनुदान व अपवादानुदान अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद जो 117 है वो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रबंध किए गए हैं उसमें। ठीक है। अरे कहाँ है ये? एक सेकंड तो मुझे। अनुच्छेद 123 ये क्या है? ये अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति दे रखी है। जब कभी भी संसद नहीं चल रही होती है और ऐसी स्थिति आ जाए कि कानून बनाना ही पड़े तो अध्यादेश के द्वारा कानून बनाया जाता है और ये शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के ही पास है। राष्ट्रपति ही अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 124। इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आज के पेपरों में, आजकल आ जाते हैं। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अवलेख न्यायालय, इम्पोर्टेंट। और 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। ये क्या कहता है? ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान वैसे तो कहाँ है? नई दिल्ली है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अगर चाहेंगे तो राष्ट्रपति की सलाह से या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसे कहीं अन्य जगह भी स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 139 ये कहता है कुछ रिट निकाले जाने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। ठीक है। अब है अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 143 इसमें क्या है कि राष्ट्रपति कभी फंस जाए कानूनी संबंधी बात में तो वो जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन जो परामर्श मिल रहा है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, है ना। मन करे तो माने, ना मन करे तो ना माने। अगला है अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। उसके अगला है 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ दे रखी हैं इसमें। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दे रखा है। ठीक है। और अगला है समपरीक्षा। एक सेकेंड दो यार, कहाँ है? हाँ, अनुच्छेद 151 है समपरीक्षा प्रतिवेदन। 153 राज्यों का राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथ में है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 159 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो भी है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 161 है क्षमा आदि की, और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात कही गई है। जैसे वहाँ पे केंद्र में बात कही गई है ना, ऐसी राज्यों में भी बात है। अनुच्छेद 165 राज्यों का महाधिवक्ता, है ना, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल है, यहाँ एडवोकेट जनरल है। अगला है अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन कैसे होगा, इससे संबंधित बात कही गई है कि कौन कौन उसमें होगा विधानमंडल में। 169 पे हैं अब हम। राज्यों की विधान परिषद का सृजन। अच्छा, विधान परिषद तो पता है आपको उच्च सदन कहलाते हैं, क्या कहते हैं उसे? उच्च सदन। और अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र या सत्रावसान से संबंधित है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति उपसभापति से संबंधित है। उसके 4 बार 182 और अनुच्छेद 188 सदस्यों शपथ व प्रतिज्ञान से संबंधित है।
ठीक है। इसमें एक और रह गया 186, बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। 186 क्या कहता है आर्टिकल? ये विधान परिषद है, वहाँ हो जाएगी विधानसभा। क्या हो जाएगी? विधान सभा। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं एंड उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष से संबंधित रहेगा ये आर्टिकल 186, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 191 सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। अनुच्छेद 201 ये क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, वो उससे संबंधित है 201। ये रहा। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। 204 विनियोग विधेयक। 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित विधेयक से है। अनुच्छेद 206 लेखा अनुदान, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान से संबंधित है। एक सेकंड दो मुझे, यही है ना? नहीं, आगे पहुंच गए हम। 207 ये वित्त विधेयकों है ना, जो वित्त विधेयक होते हैं, कौन से? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। अगला है अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही है। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 217 ये क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें दे रखी हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति से संबंधित है। और 231 कहता है, इम्पोर्टेंट है 231, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य में एक एक उच्च न्यायालय हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 239 संग्रह क्षेत्र कौन से होते हैं? यूनियन टेरिटरीज, किसकी बात कर रहा है ये? संघ शासित क्षेत्र, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यूटी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है 239। अनुच्छेद 241 संग्रह क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत, हाँ, अनुच्छेद 243 से ग्राम पंचायत में भी दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 घ ये आरक्षण की व्यवस्था करता है पंचायती राज व्यवस्था में। और अनुच्छेद 243 झ ये वित्त आयोग से संबंधित है। ऐसे ही तो नगर पालिका है, इसमें आरक्षण के लिए 243 न और वित्त आयोग के लिए 243 माह का प्रावधान। अनुच्छेद 244 पे आते हैं। ये है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि बेशक विषय राज्य सूची के अंतर्गत है, लेकिन अगर राष्ट्रीय हित का है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। अगला है अनुच्छेद 250 यदि आपातकाल की उद्घोषणा हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। मान लो राज्य में आपातकाल लगा हुआ है तो उस समय और ज़रूरत पड़ गई है कोई कानून बनाने की, तो उस समय उस राज्य के लिए कानून भारत की संसद बनाएगी, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा तो कार्य ही नहीं कर रही होगी, तभी तो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लगा है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 252। अरे यार कहाँ है 252?
ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है। ऐसी विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा भी अंगीकार किया जा सकता है। मतलब क्या कह रहा है इसमें, क्या है, मान लो 2 राज्य आपसी सहमति से चाह रहे हैं कि जो विधि है, जो कानून है, वो संसद बनाए, तो वो इस अनुच्छेद के द्वारा संसद उस कानून को बना सकती है। और कोई तीसरा राज्य अगर उस कानून को अडॉप्ट करना चाहे तो वो स्वतंत्र है अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ऐसे जो कानून होते हैं वो केवल और केवल 1 साल के लिए वैध होते हैं। मान लो उसको आगे बढ़ाना है कानून को, तो 1 साल उसको पुनः प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान बनाने की शक्ति है। किसकी है? अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान बनाएगी संसद। अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवाद का निर्णय कौन करती है? संसद करती है। अगला है अनुच्छेद 263, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अनुच्छेद 266, संचित नीति। 267, आकस्मिक नीति। 280, वित्त आयोग से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है 280। अगला है 292, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। और अनुच्छेद 293, ये राज्यों द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद यहाँ लिखा है 293 यानी, ठीक है, राज्य द्वारा उधार लेना। अगला है अनुच्छेद 300 का, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ये अधिकार पहले कहाँ था? पहले ये अधिकार आपको आर्टिकल 31 में मिलता था, लेकिन बाद में इसे हटाकर 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला है 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है, 315। अगला है 316, सदस्यों की नियुक्ति किसमें? इस लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित रहेगा ये। अनुच्छेद 323, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, इम्पोर्टेंट 323। ये 324, अरे ये रहा। अनुच्छेद 324 है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 326, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन। 326, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, सॉरी, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इनके लिए जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। किसके? वयस्क। वयस्क कब होते हैं? मत देने के लिए 18 साल के हो जाएं तो आप जो है वयस्क हैं, मत देने के लिए कैपेबल हैं। अगला है अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही है। कहाँ पे? लोकसभा में, 330 में। और 331 में आंगन नहीं है, आंग्ल, आंग्ल भारतीय होते थे, आंग्ल भारतीय। 231 उनसे संबंधित है, लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अगला है अनुच्छेद 332, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। 330 में लोकसभा, 332 में राज्यों में विधानसभाएं जो उनके लिए है। और जैसे 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो लोग हैं उनके समुदाय के लिए है। और 333 रहेगा, एक सेकंड दे रहा, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय, ठीक है, वो भी सेम ही है, यही है, आंग्ल भारतीय के लिए प्रतिनिधित्व की बात कही है। अब है अगला अनुच्छेद 338, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग की 338 में बात कही है। और 338 का अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात कही है। अनुच्छेद 340, ये पिछड़ा, बैकवर्ड, इसको आप सही कर लेना, पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 341, अनुसूचित जातियों की
संख्या है, अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति से संबंधित है। पूछ ले कि कभी राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 344। ठीक है। अब 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 350 ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 350 का ये कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वैसे एरिया जहाँ पे भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक रहते हैं वहाँ पर विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति ही करेगा। अनुच्छेद 351 देखते हैं, ये हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ को निर्देश देता है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा, सही है। 356 राज्यों में आपातकाल की उद्घोषणा की बात कही गई है। ठीक है। ये 1 माह 2 माह इसे भी छोड़ देते हैं, इसको अब जब डीपली बताएंगे तब बता देंगे इसका मतलब क्या है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा की बात कही है। 1 माह 2 माह 2 माह इसको हम बाद में बताएंगे जब इस विषय पर विस्तार से बात कर रहे होंगे। अगला है 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की है, ये कहता है 368। अब है 370 इम्पोर्टेंट था, जम्मू कश्मीर वाला है ना, अस्थायी उपबंध दे रखे थे लेकिन अब ये वर्तमान में है ही नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 371 ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध दे रखे हैं। 371 का ये ध्यान रखना, ये मैचिंग करने के लिए आता है, इम्पोर्टेंट है। का नागालैंड से संबंधित प्रावधान है और 371 का असम से संबंधित है। 371 का मणिपुर से संबंधित है और 371 का आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 371 आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, हाँ 371 घ और अड़ा ये दोनों ही आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तो रा में क्या है, जो आंध्र प्रदेश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना से संबंधित है। 371 छ सिक्किम से संबंधित है। छ मिजोरम से संबंधित है। 371 ज अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 371 झ ये गोवा राज्य से संबंधित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप जरूर करना। आर्टिकल 371 की का से लेके जा तक इन्हें आप जरूर करिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत आते हैं। क्योंकि पता है लोग इसको छोड़ देते हैं, वो पूछ लेता है। अब है अनुच्छेद 376 ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है। अनुच्छेद 377 जो है वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है और 378 लोक सेवा आयोग के बारे में ओपन देता है। अब बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसको करा दे रहे हैं यहीं में। ठीक है, दूसरी अनुसूची को पढ़ लीजिए। कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरी अनुसूची में किस पद का प्रावधान नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का है, तभी तो निकालेंगे। नहीं है, चलिए बात करते हैं। तो संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ऐसे ही राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य की जो विधान परिषद होती है उसके सभापति और उपसभा, और इसको आप उप और जोड़ लेना इसमें आगे। ठीक है, उपसभापति की बात कर रहा है। तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध हैं तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी उपबंध हैं। ठीक है, कैग को भी इसमें शामिल किया गया है। इतने पदों के बारे में उपबंध हैं, बस इनके वेतन और भत्ते की बात कही गई है दूसरी अनुसूची में। तो पदों का नाम ध्यान रखो एक बार। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। थोड़ी सी वीडियो बड़ी है और ज़रूरी भी है, हमने एक ही में कवर कर दिए हैं सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे।